इस बीच मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ। लगातार बांग्लादेश में कल से जारी हिंसा की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की ये प्रतिमा जिसे गिरा दिया गया, कल दिन से ही ये प्रतिमा जो है वो उपद्रवियों के निशाने पर थी। इस प्रतिमा पर चढ़कर इसे तोड़ने की उपद्रवियों ने बहुत कोशिश की। इस प्रतिमा के कंधे पर चढ़कर इसके सिर और चेहरे पर हथौड़े बरसाए, लेकिन ये प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। पर रात होते होते उपद्रवी यहाँ पर बाकायदा जेसीबी मशीन लेकर आए और फिर बुलडोजर की मदद से रस्सियां बांधकर देखिए किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को जमींदोज कर दिया गया। देख रहे हैं आप ये तस्वीर। और ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है? जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है बांग्लादेश में। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता। शेख हसीना अवामी लीग की नेता जिन्होंने कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और न सिर्फ पद से इस्तीफा बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो उपद्रवी हैं उनका ये उत्पात। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में सियासी भूचाल के झटके अमेरिका तक देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका का न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में बीएनपी जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है उसके समर्थकों का हंगामा वो इस हद तक बढ़ा कि जश्न मनाने के नाम पर जो समर्थक थे वो बाकायदा न्यूयॉर्क में जो बांग्लादेश का कांसुलेट है उसके भीतर चले गए। बीएनपी समर्थक न्यूयॉर्क के कांसुलेट से मुजीबुर रहमान की वहां जो तस्वीरें लग रही थी उनको हटा दिया। ये देखिए जरा। तो ये बांग्लादेश में गदर और इसका यूएस तक असर। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क में जो बांग्लादेश का कांसुलेट है वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, ये तस्वीरें कुछ हैरान नहीं करती हैं? मतलब यूएस, न्यूयॉर्क और वहां पर कांसुलेट के भीतर इस तरीके से भीड़ का घुस जाना, शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीरें जहां पर भी जिस किताब पर उनका चेहरा नजर आ रहा है उस सबको हटा देना। क्या आपको यहां पर लगता है कि कांसुलेट की तरफ से ही जो अमेरिकी प्रशासन ने उससे किसी तरीके की मदद नहीं मांगी गई होगी? वरना तो ऐसी तस्वीरों की तो नौबत नहीं आती। देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत टाइम से, चाहे वो किसी भी एंगल से कहे, वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के कहे, लोकतंत्र को लेकर के कहे, कि ये उनका मानना था कि जो हसीना जी हैं लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री रही हैं उन्हें लगता था कि तानाशाही है और लोकतंत्र नहीं है। वो मकसद ये था कि जैसे मैंने कहा उनको सेंट मार्टिन आइलैंड्स चाहिए थे और वो आइलैंड्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में होने के कारण उनका मकसद था कि चीन के ऊपर निगरानी रखना इंडो पैसिफिक को लेकर के। तो वो कहीं पर कहीं उन्होंने बड़े बड़े जो इंटरकोलेटर थे, फैसिलिटेटर्स थे, उनको देखने के लिए काफी कुछ लगा के रखा, पर हर जगह उनको कहीं पे दीवार आई और हसीना जी मान नहीं रही थी उसको लेकर के। तो यूएस में बांग्लादेश के बरखिलाफ इस तरह की कार्रवाई बहुत टाइम से चल रही थी। और अब आप देखें, ये जो रिजर्वेशन का मामला है, ये बंगा बंधु यानी कि जिन्होंने अवामी लीग, और ये बांग्लादेश क्यों हुआ खड़ा, बेसिकली था लैंग्वेज और उस आइडेंटिटी को लेकर था। अब जो आईएसआई है और जमायत इस्लामी है उन्हें लैंग्वेज नहीं, उन्हें अपना धर्म के हिसाब से, तो वो देखते हैं कि कहीं बंगा बंधु जो बार बार इनको मुजीबुर रहमान को उस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, और जहां पे उन्हें भी लगा ये जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हसीना जी, उन्होंने सब जगह कहीं ना कहीं ये इस तरीके से अपने पिताजी की तस्वीरें, उन्हें लग रहा था कि उन लोगों ने काफी कुछ भाग लेकर के बांग्लादेश बनाया है, तो इसलिए उनको माना जाए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है और खासकर जो आईएसआई का उसके ऊपर जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, फंडामेंटलिज्म एंड रेडिकलाइजेशन जो इसका है अपने आईएसआई और जमायत इस्लामी का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से, और ये
यूएस को भी इसका फायदा हो रहा था, पाकिस्तान को भी इसको फायदा हो रहा था और चीन को भी इसको फायदा हो रहा था इस पूरे हिसाब में। लेकिन जिस प्रकार से इकोनॉमिक रिकवरी थी, जिस प्रकार से बांग्लादेश पिछले 15 साल में लगातार तकरीबन 10 साल 8% के ग्रोथ से बढ़ा, 8% के ग्रोथ से बढ़ने में 25 मिलियन पीपल वो पॉवर्टी के लाइन से ऊपर उठे, और जिस प्रकार से आज की तारीख में 18 मिलियन 180 लाख लोग जो युवा हैं उनके रोजगार के लिए अगर आप देखें तो तकरीबन 40 लाख महिलाओं को, तो महिलाओं को भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी नौकरी मिली, काफी फायदा हुआ, तो युवाओं को कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। आप तो सही कह रहे हैं जनरल कुलकर्णी, लेकिन इसी में मुझे लगता है इसी को लेकर हम बात आगे बढ़ाएंगे। जो बात आपने कही कि साहब आप ग्रोथ स्टोरी देखिए, आप डेवलपमेंटल स्टोरी देखिए बांग्लादेश की, जिस तरीके की वहां पर विकास दर, लेकिन कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था वाला जो मोर्चा है यही ले भी डूबा, क्योंकि ये जो अनरेस्ट और खासतौर से छात्रों में, ये सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया और वो भी उन हालात में जो बाद में वहां पर स्ट्राइक डाउन कर दिया कोर्ट ने, लेकिन हालात ये क्या थे कि विकास दर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, विकास होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन रोजगार घटता हुआ नजर आ रहा था, और उसी वजह से ये अनरेस्ट इसको पनपने की जगह बनी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक मोर्चे पर कुछ फेलियर और वही भारी पड़ गया सरकार को। सर ये देखिएगा, ये एक बड़ा मुश्किल है इस तरह के कहना, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिकवरी और बांग्लादेश जिसको एशियन टाइगर के तौर पर देखा जा रहा था, पूरे विश्व भर में एक देख रहे थे गरीब देश जिसको मतलब उसकी कोई एक जगह नहीं थी, वहां से उठ करके वो आगे आ रहा था। लेकिन ये अमेरिका ये सब देख रहा था कि क्या हो रहा है, और मुझे लगता है ये अरब स्प्रिंग के माफिक यूथ को लेकर के किस प्रकार से उन्हें बार बार इस बात का एक ही बात थी कि ये जो तानाशाही, उनको उनके हिसाब से तानाशाही हसीना के हिसाब से जो कार्रवाई है, जब तक बांग्लादेश में ग्रोथ ना आए, और उससे बहुत फर्क पड़ा, मतलब 8% का ग्रोथ 10 साल लगातार रखना बहुत बड़ी बात होता है। तो अब बांग्लादेश के अंदर बातें बनी, जब पेट भर गया, डेवलपमेंट हो गया, अब फिर लोकतंत्र की बात करते हैं। अब जब आएगी कोई भी बीएनपी की भी सरकार आएगी, चाहे नोबेल लॉरियट मोहम्मद यूनुस की बात आएगी, अब मोहम्मद यूनुस जी क्या कह रहे हैं, बार बार अभी एडवाइजर बन रहे हैं, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके, वो उनका शुरू का ही स्टेटमेंट ये है कि भारत ने हसीना की तरफ नहीं देखना था, बांग्लादेशियों की तरफ देखना था। अब सरकार जिसकी होगी, अब पिछले 15 साल से तो उन्होंने ये कहा नहीं, तो ये जो अनबन है, जो बीएनपी की अनबन अवामी लीग के साथ है, और पूरा बांग्लादेश जो है 3 भागों में बटा हुआ है, 30% अवामी लीग, 30% बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ये बीएनपी जो खालिदा जिया की है, और 30% इसकी जमायत इस्लामी की, और बाकी। तो आप समझ सकते हैं कि 30% और 170 मिलियन लोगों की आबादी में 30% काफी मायने रखता है। और आज की तारीख में जब 60% एक तरफ हो जाए और 30% दूसरी तरफ रह जाए तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ये जो देखने को अपने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये एक अजीब सी लड़ाई है, अजीब सी लड़ाई है सर। और अब खतरा जो है वो सबसे बड़ा कट्टरता का है, जो बांग्लादेश पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस पहलू पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे।